नमस्कार। आज हम एक बेहद खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान, मतलब विंग्स ऑफ फायर। हाँ, ये किताब जो उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी थी, 1999 में आई थी पहली बार। बिल्कुल। और ये सिर्फ कह सकते हैं एक जीवन कहानी नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक सफर का भी एक बहुत अहम दस्तावेज है। सही कहा। आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब पर जो समीक्षाएं हुई हैं उनके जरिए डॉक्टर कलाम की यात्रा को समझें। रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर। और ये भी कि इस किताब में ऐसा क्या है जो पाठकों को इतना छू जाता है, इतना प्रभावित करता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो अक्सर समीक्षाओं में आती है, और वो उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। अच्छा। उनका पहला सपना असल में पायलट बनना था, भारतीय वायुसेना में, रॉकेट वैज्ञानिक नहीं। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी है। देहरादून में इंटरव्यू था शायद। हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू हुआ पर वो सिलेक्ट नहीं हुए, बस एक रैंक से रह गए। ओ, जाहिर है बहुत निराशा हुई होगी उन्हें। लेकिन समीक्षाएं इस घटना को सिर्फ एक नाकामी की तरह नहीं देखती। वो इसे एक उदाहरण मानती हैं कि कैसे मतलब शुरुआती झटके कभी-कभी किसी बड़े रास्ते का दरवाजा खोल देते हैं। सही बात है। और ये किताब ऐसी ही कई बातों से भरी है, सीखों से, अनुभवों से। बिल्कुल। किताब के शुरू में जैसा समीक्षाओं में बताया गया है, डॉक्टर कलाम हमें अपने बचपन में ले जाते हैं। तमिलनाडु का वो छोटा सा कस्बा रामेश्वरम, एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार। उनके पिता जैनुलब्दीन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर कहते हैं बेहद बुद्धिमान और उदार थे। और उनकी माँ आशी अम्मा, उनकी उदारता के भी काफी किस्से हैं। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि घर में साधन भले ही सीमित थे, पर माहौल ज्ञान और मूल्यों से भरा हुआ था। और शायद इसी ने उनमें वो बड़े सपने देखने की, क्या कहते हैं, नींव रखी। हाँ, नींव रखी। और यहीं से वो बात जुड़ती है जिसे समीक्षाएं बार बार उठाती हैं, वो है दृढ़ता और आंतरिक शक्ति। एक और दिलचस्प बात जो समीक्षाओं से निकलती है, वो है उनके बचपन के रामेश्वरम का माहौल। अलग अलग धर्मों के लोग, खासकर हिंदू और मुस्लिम, बड़े आराम से, सद्भाव से रहते थे। अच्छा। डॉक्टर कलाम खुद याद करते थे, जैसा समीक्षाओं में आता है, कि उनके पिता जो नमाजी मुसलमान थे और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, हाँ, जो पारंपरिक हिंदू वेशभूषा में रहते थे, वो दोनों घंटों बैठकर आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। कमाल है। हाँ, और ये अनुभव शायद उनके अनेकता में एकता वाले विश्वास का आधार बना, जो बाद में उनके काम में, उनके नेतृत्व में झलका। सही। समीक्षाएं मानती हैं कि ये शुरुआती मूल्य उनकी पूरी शख्सियत की कुंजी हैं। बिल्कुल, ये नींव वाकई मजबूत थी। फिर शुरू होती है उनकी पढ़ाई और पेशेवर यात्रा। हाँ। स्कूलिंग रामनाथपुरम से, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये एक बड़ा कदम था उनके सपनों की तरफ। हाँ, वो तो था ही। इसके बाद का सफर तो खैर भारत के वैज्ञानिक इतिहास का हिस्सा बन गया। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में ट्रेनी, फिर ISRO में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और उसके बाद DRDO का नेतृत्व संभाला। हाँ, और यहाँ उनके काम का जो महत्व है उसे समझना जरूरी है। जैसा समीक्षाओं में भी आता है, बताइए। ISRO में रहते हुए वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। SLV-3? हाँ। समीक्षाएं बताती हैं कि ये आसान नहीं था। पहला लॉन्च फेल हो गया था, टीम निराश थी। लेकिन कलाम के नेतृत्व में टीम ने फिर से काम किया और जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। वाह! ये क्षण, जैसा समीक्षाएं कहती हैं, भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर था। पहली बार हमने अपने दम पर अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। बहुत बड़ी बात थी ये। बिल्कुल। फिर DRDO में आकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को लीड किया। हाँ, जिससे वो मिसाइलें बनी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। बिल्कुल। समीक्षाएं बताती हैं कि ये मिसाइलें भारत की रक्षा क्षमता के लिए कितनी जरूरी साबित हुई। किताब में इन तकनीकी यात्राओं का विवरण है, और इसमें असफलताओं का भी जिक्र है, जैसे वो नंदी नाम की होवरक्राफ्ट परियोजना थी शुरू में। हाँ, उसका भी जिक्र है। उसकी शुरुआती दिक्कतें, मतलब कुछ छुपाया नहीं गया है। और यहीं एक और बात सामने आती है जिस पर समीक्षाएं बहुत जोर देती हैं, वो है टीम वर्क और मेंटरशिप। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कलाम की पूरी कहानी ही इस बात का सबूत है कि बड़ी सफलताएं अकेले नहीं मिलती, मिलकर मिलती हैं।
सही। समीक्षाएं बताती हैं कि किताब में डॉक्टर कलाम लगातार अपने गुरुओं का जिक्र करते हैं, जैसे प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर सतीश धवन, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। हाँ, इन सब का जिक्र है। और अपनी टीम के सदस्यों को हमेशा श्रेय देते थे। एक खास सीख जो समीक्षाओं से निकलती है वो ये है कि कलाम की सफलता सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत नहीं थी, बल्कि उनकी वो क्षमता थी कि वो दूसरों को प्रेरित कर पाते थे, उनसे उनका बेस्ट निकलवा पाते थे। हाँ, और सबको एक लक्ष्य के लिए एकजुट कर पाते थे। बिल्कुल। किताब दिखाती है कि उन्होंने कैसे जानबूझकर ये मेंटरशिप और टीम को क्रेडिट देने का कल्चर बनाया। ये वाकई दिलचस्प है। और इससे जुड़ा एक और पहलू है जिसे समीक्षाएं बहुत अनूठा मानती हैं, वो है विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। हाँ, ये बहुत खास बात है उनमें। आमतौर पर तो इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर कलाम के लिए ये एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। अच्छा। समीक्षाओं में ये विश्लेषण मिलता है कि कैसे उनके वैज्ञानिक काम को उनके गहरे नैतिक और आध्यात्मिक विश्वासों ने गाइड किया। वो मानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए। समीक्षाएं उनके आंतरिक ज्ञान की बात करती हैं, उनकी नैतिकता की, और वो वीणा भी बजाते थे। हाँ, उनके इन व्यक्तिगत शौकों का जिक्र भी है। ये दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ लैब तक सीमित नहीं था। सही। और ये जो मेल है, ये उनकी सोच को एक अलग ही गहराई देता है। और समीक्षाएं मानती हैं कि यही बात अग्नि की उड़ान को सिर्फ एक वैज्ञानिक की जीवनी से ज्यादा एक तरह की दार्शनिक यात्रा भी बना देती है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो अक्सर समीक्षाओं में आता है, प्रेरणा के तौर पर, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। हाँ, बिल्कुल। सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलो। हाँ, ये उनकी मेहनत, उनके अनुशासन और समर्पण को दिखाता है। और जैसा आपने पहले भी कहा, किताब असफलताओं को छुपाती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षाएं इस बात की तारीफ करती हैं कि SLV3 की पहली विफलता हो या वो होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआती दिक्कतें, इन सब का जिक्र करके डॉक्टर कलाम ये संदेश देते हैं कि असफलता अंत नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। और ये नजरिया समीक्षाओं के मुताबिक खासकर युवा पाठकों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और शायद इन्हीं सब वजहों से समीक्षाएं मानती हैं कि ये किताब इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है। हाँ, सबसे बड़ा आकर्षण तो यही है, एक साधारण पृष्ठभूमि से आया लड़का भारत का मिसाइल मैन बना, फिर राष्ट्रपति बना। ये कहानी अपने आप में कमाल है। हाँ, ये उम्मीद जगाती है, खासकर भारत के युवाओं में, कि भाई हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। समीक्षाओं में यह भी कहा गया है कि किताब सिर्फ कामयाबी का गुणगान नहीं करती, बल्कि उस रास्ते के संघर्ष, चुनौतियां, नैतिक दुविधाएं, उनको भी सामने रखती है। भाषा की भी काफी तारीफ मिलती है समीक्षाओं में। हाँ, वो भी है। अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी गई ये किताब समीक्षाओं के अनुसार बहुत सरल, सीधी और सहज भाषा में। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वैज्ञानिक शब्द नहीं है। हाँ, टेक्निकल जार्गन कम है। बिल्कुल, ताकि जिनकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो पाठक भी इसे आसानी से समझ सकें और कलाम साहब की यात्रा से जुड़ सकें। और यही बात इसकी पहुंच को बहुत बढ़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षाएं इस बात पर भी ध्यान देती हैं कि किताब में तकनीकी डिटेल्स जैसे रॉकेट कैसे काम करता है या मिसाइल टेक्नोलॉजी की बातें और व्यक्तिगत किस्से, बचपन की यादें, परिवार, हाँ, गुरुओं से मिले सबक, उनके अपने मूल्य, इनके बीच एक अच्छा संतुलन है। अच्छा, ये बैलेंस ही इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक की सूखी रिपोर्ट बनने से बचाता है, इसे एक मानवीय दस्तावेज बनाता है। सही बात। और साथ ही इसकी जो राष्ट्रीय प्रासंगिकता है वो बहुत गहरी है। आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव, स्वदेशी तकनीक का विकास। हाँ, ये थीम्स तो पूरी किताब में है। बिल्कुल, ये विषय किताब के रेशी रेशी में बसे हैं। और समीक्षाएं मानती हैं कि यही कारण है कि ये किताब भारत में इतनी ज्यादा पसंद की गई। ये एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन एक तरह से आधुनिक भारत के वैज्ञानिक उदय की कहानी भी कहती है। लेकिन हर गहन विश्लेषण की तरह समीक्षाएं कुछ सीमाओं या आलोचनाओं का भी जिक्र करती हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। एक आम प्रतिक्रिया जो मिलती है, खासकर उन पाठकों से जिनकी विज्ञान या इंजीनियरिंग में बहुत रुचि नहीं है, वो ये है कि किताब के कुछ तकनीकी हिस्से, खासकर मिसाइल और एरोनॉटिक्स वाले अध्याय, थोड़े भारी या उबाऊ लग सकते हैं। हाँ, ये संभव है। एक समीक्षा में किसी पाठक की टिप्पणी का जिक्र था कि मैं विज्ञान वाले हिस्से से ज्यादा जुड़ नहीं पाया क्योंकि उसमें एरोनॉटिक्स का बहुत ज्यादा जिक्र था। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र समीक्षाओं में आता है। जैसे
एक तो ये कि किताब शायद गहरे व्यक्तिगत या भावनात्मक संघर्षों पर उतना फोकस नहीं करती। मतलब जोर ज्यादातर प्रोफेशनल यात्रा, चुनौतियों से कैसे निपटे, मूल्यों पर है। लेकिन जो तीव्र आंतरिक उथल-पुथल होती है या निजी जीवन की जटिलताएं, उस पर शायद कम बात हुई है। अच्छा, हाँ। और कुछ पाठक, जैसा कि रेडिट वगैरह पर जो चर्चाएं हुई हैं, जिनका जिक्र समीक्षाओं में है, वो ये भी महसूस करते हैं कि किताब में इतने सारे लोगों के नाम हैं, उनके योगदान का जिक्र है, हाँ, बहुत सारे नाम हैं कि कभी-कभी कहानी का फ्लो धीमा पड़ जाता है। एक कमेंट था, बाद में इसमें बहुत सारे उबाऊ हिस्से हैं, बहुत सारे नाम गिनाए गए हैं। तो शायद कुछ पाठक ज्यादा फोकस्ड व्यक्तिगत कहानी चाहते हों। ये दिखाता है कि हर पढ़ने वाले की उम्मीदें अलग होती हैं। सही बात है। तो फिर इन समीक्षाओं के निचोड़ के आधार पर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, समीक्षाएं साफ तौर पर कहती हैं कि ये किताब विशेष रूप से भारत में छात्रों के लिए और उन युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी है जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, खासकर साइंस, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में। और जो लोग प्रेरणा, पॉजिटिव सोच, लक्ष्य कैसे बनाए, लीडरशिप कैसे करें, इन गुणों की तलाश में है, हाँ, उनके लिए भी इसे बहुत जरूरी बताया गया। ठीक है। इसके साथ ही वो पाठक जिन्हें भारत के समकालीन इतिहास में रुचि है, खासकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में, हाँ, उनके लिए तो ये खजाना है। बिल्कुल, उन्हें ये किताब बहुत पसंद आएगी। ये भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स के उस महत्वपूर्ण दौर का एक अंदरूनी नजरिया देती है। और अंत में, जैसा समीक्षाएं निष्कर्ष निकालती हैं, कोई भी व्यक्ति जो कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क के महत्व और बड़े सपने देखने की ताकत में विश्वास रखता है, हाँ, उसे इस किताब में बहुत कुछ मूल्यवान मिलेगा, चाहे उसकी पढ़ाई का बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। सही। तो संक्षेप में कहें तो विभिन्न समीक्षाओं के विश्लेषण से ये साफ है कि अग्नि की उड़ान सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये दृढ़ता की, दूरदृष्टि की, अटूट आशावाद की और जीवन में एक उद्देश्य की तलाश की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। इसमें विज्ञान की सटीकता, देश सेवा का जज्बा और आध्यात्मिकता की गहराई, इन सब का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि कुछ तकनीकी हिस्से कुछ पाठकों को भारी लगे, लेकिन कुल मिलाकर समीक्षाएं इसे एक बेहद प्रेरणादायक और जरूर पढ़ी जाने वाली किताब मानती हैं। अक्सर इसे 5 में से 4.5 जैसी ऊंची रेटिंग दी जाती है। हाँ, इसकी सिफारिश तो बहुत की जाती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है, जो सीधे तौर पर शायद किताब या समीक्षाओं में ना कहा गया हो, पर उनके विश्लेषण से निकलता है। क्या? समीक्षाएं कलाम साहब के विज्ञान और आध्यात्मिकता के सफल संगम पर बहुत रोशनी डालती हैं। हाँ। इस दौर में खासकर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक लीडरशिप के क्षेत्र में इस तरह का मिला जुला नजरिया, जहां तर्क और नैतिकता, इनोवेशन और मूल्य साथ साथ चलें, ये कितना जरूरी है, कितना प्रासंगिक है। अच्छा सवाल है। क्या ये उस लीडरशिप से बेहतर नतीजे दे सकता है जो पूरी तरह से सेक्युलर हो, या फिर पूरी तरह से सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए पर आधारित हो? और क्या आज की जो जटिल वैश्विक चुनौतियां हैं, हाँ, उनका सामना करने के लिए हमें ऐसे ही लीडर्स की ज्यादा जरूरत है जो दिमाग और दिल दोनों से काम ले सकें? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस किताब को पढ़ने के बाद पाठक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं।